पान सिंह किसी समय गांव में दरोगा था। उसकी दहाड़ से गांव के बड़े बड़े चोर और बदमाश भी कांपते थे। पान सिंह का छोटा भाई नरेश भयानक शराबी और जुआरी था। पान सिंह ने उसे मार मार कर सुधारा और उसकी शादी कराई। लेकिन आज पान सिंह खटिया से उठने की हालत में भी नहीं है। पान सिंह की ऐसी हालत उसकी पत्नी की मौत के बाद हुई। एक बार जब पान सिंह ट्रेनिंग पर गया हुआ था तो पान सिंह की पत्नी को बुखार आया था। उसने घर में पड़ी पुरानी दवा खा ली थी जो एक्सपायर हो चुकी थी। पत्नी की मौत का सदमा पान सिंह से झेला नहीं गया और उसे टीबी की बीमारी ने पकड़ लिया। तब से पान सिंह चारपाई पर पड़ा हुआ था और उसकी बेटी गौरी उसकी सेवा करने में लगी हुई थी। पापा, थोड़ा सा दलिया खा लो ना, डॉक्टर ने बिना कुछ खाए दवा खाने से मना किया है। मेरा कुछ खाने का मन नहीं है गौरी, नवरात्रि आने वाली है। निर्मला जब जिंदा थी तो नवरात्रों के अंतिम दिन खीर, हलवा, चना और बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाया करती थी। पान सिंह के छोटे भाई नरेश और उसकी पत्नी पान सिंह के मरने का इंतजार कर रहे थे। उनका प्लान था कि पान सिंह के मरते ही गौरी की शादी कहीं दूर दराज के इलाके में कर देंगे। फिर पान सिंह की जमीन, प्लॉट और पूरा घर उनके लड़के का हो जाएगा। तुम्हारी भतीजी गौरी तो अपने बाप को मरने ही नहीं देगी। खाना, दवा सबका पूरा ध्यान रख रही है। कुछ उपाय करो ताकि हमारे सिर से ये बला जल्द से जल्द टले। मैं क्या करूं? जितने दिन भैया जिंदा हैं, उतने दिन तो झेलना पड़ेगा। तुम्हें जल्दी किस बात की है? तुम्हारी बुद्धि कतई लद्दड़ है। तुम्हारे भैया के जीते जी गौरी की शादी हुई तो वे शादी में सब अपनी छोरी के नाम कर जाएंगे। फिर तुम क्या उखाड़ लोगे उनका? तुम कहो तो तुम्हारे भैया का मैं इंतजाम कर दूं। तू कैसे उनका इंतजाम करेगी? नरेश की पत्नी ने मेडिकल वाले को कुछ पैसे दिए और मेडिकल वाले से वैसी ही एक्सपायर्ड दवा खरीद ली जैसी पान सिंह की चल रही थी। उसने पान सिंह की सही दवा की जगह पुरानी दवा रख दी। अगले दिन गौरी ने बिना दवा की डेट देखे अपने पिता को दवा खिला दी और पान सिंह भगवान को प्यारा हो गया। पापा, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर कैसे चले गए? पहले मम्मी छोड़कर गई और अब आपने भी मुझे छोड़ दिया। शांत हो जाओ गौरी, भगवान की जैसी मर्जी। हम है ना, तुम्हें अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे और पूरे धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। नरेश ने गंगा पार बिल्कुल देहाड़ के इलाके में गरीब और पियक्कड़ लड़के से गौरी की शादी करा दी। जाओ गौरी, अपने ससुराल में आराम से रहना। होली दिवाली पर मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। चाचा, मैं पिताजी की वो बड़ी वाली तस्वीर अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। हाँ, जरूर ले जाओ। वैसे हम उस तस्वीर का क्या करेंगे? भैया तो हमारे दिल में हैं। गौरी जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे अपने पति के परिवार की असलियत पता चली। उसके ससुराल में रोटी के लाले पड़े हुए थे। जिस दिन गौरी का पति मजदूरी नहीं करता उस दिन गौरी को चटनी रोटी खाकर काम चलाना पड़ता। चाचा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं? चाचा ने तो बताया था कि मेरा पति 200 बीघा जमीन का मालिक है, घर पर दर्जन भर नौकर चलते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शादी के कई महीने बीत जाने के बाद भी नरेश एक भी बार गौरी की खैर खबर लेने नहीं आया। तब गौरी को समझ आ गया कि उसके चाचा नरेश ने धोखा देकर उससे पीछा छुड़ा लिया है। गौरी अपने साथ अपने पापा की जो बड़ी सी तस्वीर लाई थी उसे सामने रखकर रोजाना रोती थी। एक रात रोते रोते गौरी को नींद आ गई। तब उसे एक सपना आया। सपने में गौरी ने देखा कि उसके पिता की तस्वीर उससे बात कर रही है। रो मत बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मेरी तस्वीर से मांग सकती हो। पापा, सबसे पहले मुझे घर लौटना है। अगले दिन जब गौरी जागी तो उसने खुद को अपने पिताजी के घर में लेटा हुआ पाया। पिताजी की तस्वीर उसके सामने टंगी हुई थी। नरेश और उसकी पत्नी गौरी को अचानक घर में देखकर चौंक पड़े। गौरी, तुम यहाँ कैसे आ गई? कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया? वाह चाचा, तुम्हारी असलियत अगर मुझे पहले पता लग गई होती तो मैं यहाँ से जाती ही नहीं। इतने गरीब घर में मेरी शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और यहाँ पापा की जमीन जायदाद पर अपना कब्जा कर लिया। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? ये मेरा घर है और जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ की हर एक चीज पर मेरा अधिकार होगा। नरेश अब अपने असली रूप में आ गया। ज्यादा जुबान मत चलाओ लड़की। अब तुम्हारे पापा जिंदा नहीं है जो तुम्हें बचाने आएंगे। लगाऊंगा 2 हाथ तो रोने लगोगी। 2-4 दिन दावत खा लो यहाँ, फिर तुम्हारे पति को बुलाकर तुम्हें विदा कर दूंगा।
गौरी अपने घर तो पहुंच गई, लेकिन अपने चाचा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वो अकेली थी और चाचा का पूरा परिवार था। उस रात गौरी फिर अपने पापा की तस्वीर के सामने रोते हुए सो गई। उसे सपना आया। मांगो बेटी, क्या मांगती हो? पापा, मुझे 7 पहलवान चाहिए जो मेरी रक्षा कर सकें। अगले दिन गौरी जब सोकर उठी तो 7 पहलवान उसके सामने खड़े थे। गौरी ने नरेश से जाकर कहा, चाचा, अगर आपने मुझे मेरे घर से निकालने की कोशिश की या जबरदस्ती मुझे ससुराल भेजा तो ये 7 पहलवान आपकी अच्छे से पूजा करेंगे। नरेश 7 पहलवानों को देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक रातों रात 7 आदमी कहां से आ गए। नरेश और उसकी पत्नी रोजाना रात में गौरी को पान सिंह की तस्वीर के सामने रोते हुए देखते थे। मानो या ना मानो, उस तस्वीर में ही कुछ जादू है। मैंने गौरी को उस तस्वीर से बातें करते हुए सुना है। चिंता ना करो, आज इस तस्वीर का अंतिम दिन होगा। उस रात जब गौरी सो गई तो नरेश की पत्नी ने 7 पहलवानों से मीठी मीठी बातें करके उन्हें जहरीली चाय पिला दी। पहलवानों के मरते ही नरेश ने पान सिंह की तस्वीर को जला दिया। अगली सुबह गौरी जब सोकर उठी तो उसने देखा कि तस्वीर जलकर राख हो चुकी है। तस्वीर के जल जाने के बाद नरेश ने गौरी के हाथ पैर बांध दिए और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने तेरे पति को बुला दिया है, वो कल आकर तुझे ले जाएगा। गौरी के सामने अब उसके पिता की तस्वीर तो नहीं थी, लेकिन अपने पापा को याद करते करते वो रोती रही और सो गई। उस रात फिर उसे सपना आया। रो मत बेटी, तस्वीर तो सिर्फ एक माध्यम था, असली जादू तो यादों में है। जब तक मैं तुम्हारी यादों में जिंदा हूं, मैं तुम्हारे सपनों में आता रहूंगा और तुम्हारी मदद करता रहूंगा। बोलो, क्या मांगती हो? इस बार गौरी ने 7 बंदूकधारियों को मांग लिया। नरेश का परिवार गौरी के घर से ऐसा भागा कि फिर कभी लौट कर नहीं आया। एक गांव में मिथुन और लक्ष्मण दास नाम के 2 आदमी रहते थे। मिथुन जवान और हट्टा कट्टा था, जबकि लक्ष्मण बूढ़ा था। मिथुन लक्ष्मण को चाचा कहकर बुलाता था। लक्ष्मण चाचा, अपने गेहूं पिसवाने जा रहा हूं। आपको भी पिसवाने हो तो दे दीजिएगा, हाथों हाथ पिसवा लाऊंगा। हाँ हाँ मिथुन बेटा, मुझे गेहूं पिसवाने हैं। जब तक धीरज घर पर नहीं है तब तक तुम्हारा ही सहारा है मिथुन बेटा। चाचा, बस 1 साल की बात और है। मेरा बेटा गौरव और तुम्हारा पोता धीरज दोनों ही पढ़ाई करके वापस आ जाएंगे। लक्ष्मण को हर महीने गेहूं पिसवाने के लिए मिथुन की मदद लेनी पड़ती थी, क्योंकि लक्ष्मण से वजन नहीं उठाया जाता था। लक्ष्मण का पोता धीरज और मिथुन का बेटा गौरव दोनों शहर में पढ़ाई कर रहे थे। मिथुन जब भी लक्ष्मण के गेहूं पिसवाने ले जाता तो लक्ष्मण की बोरी से कुछ किलो गेहूं निकालकर अपनी बोरी में डाल लेता। बुढ़ऊ को सब काम मुझसे करवाने हैं, इसकी कीमत तो वसूलूंगा ही। एक बार में इसके 3 किलो गेहूं मेरी बोरी में आ जाएंगे। एक दिन बूढ़े लक्ष्मण दास का एक दोस्त उसके घर आया। लक्ष्मण का वो दोस्त एक सन्यासी था। लक्ष्मण ने बहुत प्यार से अपने दोस्त को खाना खिलाया और उसे कुछ धार्मिक बातें भी पूछी। जाते समय लक्ष्मण के सन्यासी दोस्त ने लक्ष्मण को एक छलनी दी और कहा, मित्र, मेरा समय निकट है, इसलिए मैं हिमालय जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हिमालय पर अपने प्राण त्यागूं। किसी ने मुझे ये जादुई छलनी दी थी। इस छलनी में गेहूं डालकर हिलाना, फिर इसके नीचे से रोटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। लक्ष्मण का दोस्त लक्ष्मण को जादुई छलनी देकर चला गया। अब लक्ष्मण को गेहूं पिसवाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बस छलनी में एक मुट्ठी गेहूं डालता और छलनी से कई दर्जन रोटियां निकल आती। लक्ष्मण और उसकी पत्नी
अपनी भूख के हिसाब से रोटी खा लेते और बाकी रोटियां जरूरतमंदों को बांट देते। जब लक्ष्मण ने कई महीनों तक गेहूं पिसवाने के लिए मिथुन की मदद नहीं मांगी, तो एक दिन मिथुन लक्ष्मण के घर पहुंचा। और सुनाओ चाचा, आजकल गेहूं नहीं पिसवा रहे हो क्या? खाली सब्जी खा लेते हो? नहीं मिथुन, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरा एक दोस्त मुझे एक जादुई छलनी देकर गया है, जिसमें गेहूं डालकर अगर हिलाओ तो छलनी से रोटियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। मुझ बूढ़े और मेरी पत्नी को छलनी से बहुत आराम है। मिथुन का चालाक दिमाग किसी भी तरह जादुई छलनी हासिल करने की सोचने लगा। एक सुबह वो लक्ष्मण के घर पहुंचकर बोला, लक्ष्मण चाचा, नदी में भगवान प्रकट हुए हैं। सब लोग उनके दर्शन के लिए पुल जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आओ साथ चलो। बताओ, चलोगे साथ? हाँ हाँ बेटा, मैं भी जरूर साथ चलूंगा। मिथुन लक्ष्मण और उसकी पत्नी को पुल पर ले गया। लक्ष्मण और उसकी पत्नी पुल के किनारे खड़े होकर नदी में झांकने लगे। मिथुन बेटा, मुझे तो कहीं भगवान दिखाई नहीं दे रहे। मिथुन ने दोनों बूढ़े और बुढ़िया को पुल से धक्का दे दिया। वो दोनों नदी में समा गए। मिथुन ने तुरंत लक्ष्मण के घर जाकर उसकी जादुई छलनी उठा ली और अपने घर ले गया। कुछ महीनों बाद लक्ष्मण का पोता धीरज और मिथुन का बेटा गौरव शहर से लौट आए। धीरज ने जब अपने दादा दादी के बारे में पूछा तो मिथुन ने उससे कहा, धीरज बेटा, मैंने तुम्हारे दादा दादी से बहुत मना किया कि इस उम्र में नदी में स्नान करने की जिद मत करो, लेकिन वो नहीं माने और नदी में स्नान करने चले गए। नदी का बहाव तेज था, दोनों उसी में बह गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और धीरज बेटा, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। मैंने अभी नया ढाबा खोला है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ। मेरा बेटा गौरव भी काम में हाथ बटाएगा। धीरज ने ढाबे पर काम करने के लिए हाँ कर दिया। मिथुन ने जादुई छलनी मिलने के बाद ही ढाबा खोला था। जादुई छलनी की मदद से वो खूब प्रॉफिट कमा रहा था। सिर्फ सब्जी की लागत आती और रोटियां फ्री में मिल जाती थी। गौरव अपने पिता की अंधी कमाई देखकर अंधाधुंध पैसे उड़ाने लगा। आखिरकार एक दिन मिथुन को उसे डांटना पड़ा। गौरव, क्या तू शहर से सिर्फ पैसे बर्बाद करना सीख कर आया है? आज से तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। रहने के लिए तेरे पास घर है और खाने के लिए तेरे पास खाना है। इसके अलावा मैं तुझे और एक पैसा नहीं दूंगा। गौरव पैसों के लिए परेशान रहने लगा। उसने सोचा, अगर मैं अपने पिता को रास्ते से हटा दूं, तो फिर मुझे पैसे लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक दिन गौरव भागता हुआ अपने घर आया और मिथुन से बोला, पिताजी, नदी से सोना निकल रहा है। सब लोग वहीं भागे जा रहे हैं, आप भी चलिए। मिथुन बिना कुछ समझे अपने बेटे के साथ हो लिया। उसे क्या पता था कि उसका बेटा उसके साथ धोखा कर सकता है। मिथुन पुल के किनारे खड़ा होकर नदी में झांकने लगा। गौरव, सोना कहाँ है? मुझे तो सोना कहीं नहीं दिख रहा। गौरव ने मिथुन को धक्का दे दिया और मिथुन नदी में जा गिरा। मिथुन को तैरना नहीं आता था। वो काफी देर तक नदी में हाथ पैर मारता रहा। मरने के पहले मिथुन को एहसास हो गया कि उसे अपने ही कर्मों का फल मिला है। उसने भी कभी किसी को पुल से धक्का दिया था और आज उसके ही बेटे ने उसे धक्का दे दिया। मिथुन नदी में डूबकर मारा गया। गांव के एक आदमी ने गौरव को मिथुन को नदी में धक्का देते हुए देख लिया था। उस आदमी ने जाकर गांव के मुखिया से शिकायत कर दी। गौरव को अपने पिता की हत्या के जुर्म में उम्र कैद हो गई। मिथुन के घर अब सिर्फ उसकी बेटी बची थी। धीरज की उससे शादी हो गई। इस तरह मिथुन का ढाबा और जादुई छलनी हमेशा के लिए धीरज के हो गए। बंसीपुर नाम के गांव में
मंगरू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मंगरू गांव के जमींदार रतन सिंह के खेत में मजदूरी करता था। मंगरू के 2 बच्चे थे, राखी और राहुल। गरीब मंगरू के पास सिर्फ एक जोड़ी फटे हुए जूते और एक जोड़ी मोजे थे। शाम को जब वो मजदूरी करने के बाद घर लौटता तो मोजों में बहुत बदबू आती। पसीने से भीगे मोजों को सूखने के लिए मंगरू उन्हें आंगन में तार पर लटका देता था। अक्सर जब राखी सो रही होती तो उसका शैतान भाई राहुल तार पर सूख रहे बदबूदार मोजों को उठा लाता और उन्हें राखी की नाक पर रख देता। छी, मुझे उल्टी आ रही है। पापा देखो, राहुल ने फिर गंदे मोजे मेरी नाक पर रख दिए। मजा आ गया। मजा आ गया। राहुल बेटा, क्यों दीदी को परेशान कर रहे हो? तुम्हारी परीक्षाएं आने वाली है ना, चलो पढ़ाई करो। राखी, तुम भी उठ जाओ, बहुत देर से सो रही हो। एक दिन राहुल और राखी अपने अपने रिजल्ट लेकर जमींदार के खेत की तरफ दौड़े जा रहे थे। दोनों अपने पिता को बताने के लिए बहुत उत्साहित थे कि वे दोनों अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट आए हैं। मंगरू खेत में उस समय खुदाई कर रहा था। उसकी नजर रोड पर दौड़ते आ रहे अपने बच्चों पर पड़ी। मंगरू को ध्यान ही नहीं रहा कि खेत में ट्रैक्टर चल रहा है। वो फावड़ा छोड़कर अपने बच्चों की तरफ दौड़ पड़ा और ट्रैक्टर के नीचे आ गया। तुरंत ही मौके पर मंगरू की जान चली गई। मंगरू के दुनिया से चले जाने के बाद उसके बच्चे बेसहारा हो गए। मंगरू के पड़ोसियों ने कुछ दिन तो मंगरू के बच्चों को खाना दे दिया, लेकिन पड़ोसी भी गरीब थे। वे बेचारे कुछ दिनों बाद राखी और राहुल की मदद नहीं कर पाए। अब हम क्या करें? क्या हम दोनों भूखे मर जाएंगे? नहीं, ऐसा मत सोचो। हम दोनों जमींदार काका के पास चलते हैं, जिनके पास हमारे पापा काम करते थे। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। राखी और राहुल जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार के दोनों बच्चे परीक्षा में फेल हो गए थे, इसीलिए जमींदार राखी और राहुल से चिढ़ा हुआ था। उसे अपने बुद्धू बच्चों पर शर्म आ रही थी। क्यों आए हो यहाँ तुम दोनों? मेरे बच्चों का मजाक उड़ाने? नहीं काका, हम आपसे मदद मांगने नहीं आए हैं। क्या आप हमारी शिक्षा पूरी होने तक हमें खर्चे के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं? नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। खेती बाड़ी में वैसे ही अब कमाई बहुत कम होती जा रही है। तुम्हारे पिता पर मेरे 10,000 रुपए आ रहे थे और वो उन्हें चुकाए बिना ही दुनिया से निकल लिया। राखी और राहुल निराश होकर लौटने लगे। 1 मिनट रुको, तुम्हारे पापा के जूते और मोजे खेत में ही पड़े रह गए थे। उन्हें उठाकर ले जाओ, कबाड़ी वाले को बेच देना, शायद 2-4 पैसे मिल जाएं। बेचारे दोनों बच्चे आंखों में आंसू लिए अपने पिता के मोजे और जूते घर ले आए। उन्होंने आंगन में तार पर मोजों को वैसे ही लटका दिया जैसे मंगरू उन्हें सूखने के लिए लटकाता था। दोनों बच्चे उस रात भूखे ही सो गए। अगले दिन जब वो सोकर उठे तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी। दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। काश हमारे पास पीने के लिए चाय होती। तभी राहुल और राखी को आंगन में कुछ पानी जैसा गिरने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो मोजों से चाय की धार गिर रही थी। राखी और राहुल तुरंत ही जाकर गिलास ले आए और उन्होंने पेट भरकर चाय पी। लगता है हमारे पापा किसी दूसरी दुनिया से हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ, पापा ने इन मोजों को जादुई बना दिया है। राखी और राहुल ने मोजों से खाना मांगा तो मोजों से सब्जी और रोटी गिरने लगी। दोनों ने पेट भर कर खाना खाया।
जादुई मोजों की मदद से राखी और राहुल अपना जीवन बिताने लगे। वे स्कूल की फीस भी मोजों से मांग लेते। दोनों भोले भाले बच्चे थे, इसलिए उनके मन में ज्यादा लालच नहीं था। केवल अपनी जरूरत के हिसाब से मोजों से सामान मांगते थे। जमींदार ने जब मंगरू के बच्चों को स्कूल जाते देखा तो उनसे पूछा, काका, हमारे पिता भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वे दूसरी दुनिया से हमारी मदद कर रहे हैं। दूसरी दुनिया से मदद कर रहे हैं मतलब? उन्होंने अपने मोजों को जादुई बना दिया है। हमें जो चाहिए वो मोजों से मिल जाता है। उस दिन जमींदार घर पहुंचा तो उसका लालची और स्वार्थी दिमाग जादुई मोजे हासिल करने की सोचने लगा। उन भोले भाले बच्चों को अकल नहीं है, सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें मांग रहे हैं। अगर वे मोजे मुझे मिल जाए तो मैं उनसे खूब सारा सोना मांगूंगा। जमींदार पैसों से भरा बैग लेकर राहुल और राखी के पास पहुंच गया और उन्हें फुसलाने लगा। बच्चों, तुम्हारे पिता मंगरू मेरे सबसे अच्छे नौकरों में से एक थे। उसकी कमी मुझे बहुत खलती है। मैंने तुम लोगों के बारे में सोचा तो मुझे बहुत दया आई, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए ढेर सारे पैसे लेकर आया हूँ। इन पैसों से भरे बैग को रख लो। तुम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाकर इन पैसों को वहाँ जमा कर सकते हो। इसके बदले में वो मोजे मुझे दे दो। वैसे भी मोजे खो सकते हैं या फिर चोरी हो सकते हैं। कब तक उनका ख्याल रखोगे? पैसे बैंक में सुरक्षित रहेंगे। इस तरह भोले भाले राहुल और राखी को फुसलाकर जमींदार जादुई मोजे अपने घर ले आया और मोजों से सोना मांगने लगा। जादुई मोजे, मुझे 10 किलो सोना दो। मोजों से आवाज आई, मुझे पहन लो। क्या कहा? तुम्हें पहन लूं? अभी पहनता हूँ। जमींदार ने जैसे ही मोजे पहने, मोजों में आग लग गई और जमींदार के पैर जलने लगे। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ! अरे मर गया! जमींदार ने मोजे उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोजे उसके पैरों से चिपक गए थे। जमींदार दौड़ता हुआ राखी और राहुल के घर पहुंचा। तुम अपने मोजे वापस ले लो और पैसे भी रख लो। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। जमींदार मोजे उतारकर अपने जले हुए पैरों का इलाज कराने डॉक्टर के पास भाग गया। फिर कभी उसने जादुई मोजों की तरफ धोखे से भी नहीं देखा। गांव में एक व्यापारी पुराने कपड़े बेच रहा था। सीमा कई दिनों से घर के लिए नए पर्दे लेने का सोच रही थी। सीमा ने व्यापारी को अपने घर के आगे बुलाया। सही रेट लगाइए भैया, एक तो पुराने हैं, ऊपर से इतना महंगे। बहन जी, ये बस नाम का सेकंड हैंड है। क्वालिटी तो देखिए, बहुत ही सुंदर लगेंगे आपके घर में। ठीक है, दे दो। 2 ही पर्दे देना, इतने महंगे 4 नहीं लूंगी मैं। सीमा ने पर्दे खरीद लिए और अपने कमरे के दरवाजे पर लगा दिए। पर्दे हवा में लहराते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। कितने अच्छे पर्दे लग रहे हैं। वो व्यापारी 4 दे देता तो क्या जाता उस कलमुहे का। लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये घुटनों का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। आप लेट जाइए, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। सीमा का पति घुटनों के दर्द के बारे में बोलते हुए पर्दे खोल के अपने कमरे में जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। ये लीजिए पानी। सीमा, अचानक से घुटनों का दर्द ठीक हो गया। अचानक से मतलब? अभी शाम तक तो बहुत दर्द हो रहा था, पर कमरे में आते ही दर्द गायब हो गया। रात को सीमा का पति बिस्तर पे सो रहा है और सीमा अपने काम खत्म करके अपने आप से बात करते हुए कमरे के अंदर आती है। मुझे एक नई रजाई भी चाहिए थी। कुछ दिनों बाद एक नई रजाई खरीदनी पड़ेगी।
सीमा के बिस्तर पे एक नई रजाई रखी हुई है। सीमा उसे देख के खुश हो जाती है और अपने पति को उठाती है। ए जी, आपने नई रजाई ले ली और मुझे बताया भी नहीं। वो बड़ी सुंदर रजाई है ये तो। मैं कहाँ से लाऊंगा नई रजाई, मैं तो खाली हाथ आया था। तो ये नई रजाई कहाँ से आई? ओह हाँ, यहाँ तो नई रजाई रखी हुई है। ये तो चमत्कार हो गया। सीमा का पति सो जाता है, पर सीमा को नींद नहीं आती। वो काफी समय तक सोचती रहती है कि एक उसके पति के घुटने का दर्द ठीक होना और नई रजाई मिलने में बस एक वास्ता है कि दोनों पर्दे से गुजर के कमरे के अंदर आए थे। सीमा उसी वक्त उठ के दोबारा पर्दे का जादू इस्तेमाल करने का सोचती है। मुझे एक नया बिस्तर चाहिए। कमरे के अंदर एक नया बिस्तर पड़ा हुआ है। सीमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो अपने पति को उठाती है और उसे सारी बात बताती है। रात भर सीमा और उसके पति पर्दे से गुजरते हुए कई चीजें मांग लेते हैं। घर के लिए नया सोफा, नया फ्रिज, अपने लिए कपड़े, सोने का हार और कई सारी चीजें। उनका घर तरह तरह के सामान से भर जाता है। मैं तो रात भर चल चल के थक गई। हाँ मैं भी। अब तो काम पे भी नहीं जाना पड़ेगा। जो भी चाहिए बस इस पर्दे से गुजर जाओ, वो मिल जाएगा। ए जी, मैं सोच रही थी कि अगर हमें एक जोड़े से इतना कुछ मिल सकता है तो दो जोड़े से और कितना कुछ मिल जाएगा। बात तो सही है, पर हमें ऐसे पर्दे मिलेंगे कहाँ से? हम अगर किसी तरह उस पर्दे वाले को ढूंढ निकालें तो हमारे पास 4 जोड़ी पर्दे होंगे। सीमा उस व्यापारी की खोज में पूरा गांव घूमती है और शाम को उसे वो व्यापारी किसी घर के आगे दिखता है। वो भागकर व्यापारी के पास जाती है। भैया, भैया, याद है कुछ दिनों पहले आपने मुझे 2 पर्दे दिए थे? उसके और 2 जोड़े थे ना आपके पास? हाँ थे, मैंने अभी अभी बेच दिए। बेच दिए? क्यों? बहन जी पागल हो गई हो क्या? व्यापारी हूँ मैं, मेरा काम है बेचना। हाँ हाँ, मतलब किसको बेचा, कहाँ बेचा? बहन इंदु, सुनो, एक विनती है तुमसे। वो जो पर्दे तुमने अभी अभी खरीदे हैं ना, वो मुझे दे दो। मैं भला तुम्हें वो पर्दे क्यों दूंगी? मैं तुमको पूरे पैसे दे दूंगी, चाहो तो दुगने पैसे दे दूंगी। ऐसा क्या है उस पर्दे में कि दुगने पैसे देने को राजी हो तुम? बस सोच लो कि मेरे दिल के बहुत करीब है वो। मान जाओ, मैं अभी घर जाके पैसे ले आऊंगी। नहीं नहीं, तुम चाहे जितने भी पैसे दे दो, मैं नहीं दे रही तुमको पर्दे। इंदु अपनी बात पर अड़ी रहती है, पर सीमा उन पर्दों के पीछे इतनी पागल हो जाती है कि वो रात को इंदु के घर से पर्दे चुरा लाती है। अब दोनों पर्दे मेरे पास हो गए। अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। सीमा, तुम पर्दों के पीछे पागल हो चुकी हो। आधी रात को लोगों के घर से चोरी कर रही हो। सो जाओ अब चुपचाप। मैं कल तक रुक के अपना मौका नहीं गंवाना चाहती। जादुई पर्दे, मुझे सोने का हार दो। सीमा, तुम्हारा पहले का सोने का हार गायब हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर से कुछ मांगती हूँ। जादुई पर्दे, मुझे एक शानदार बेड दो। सीमा, तुम्हारा पहला वाला बेड भी गायब हो गया। इस उम्मीद में कि पर्दे का जादू चल जाएगा, सीमा रात भर दोनों पर्दों से चीजें मांगती रही और सुबह तक सीमा का सारा सामान गायब हो गया। मानो जैसे दोनों पर्दे साथ मिलते ही सारे काम उल्टे होने लग गए। सुबह उठ के सीमा और उसका पति अपने खाली घर को देख के
अपनी किस्मत पे रोने लग जाते हैं।